हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डाइव इनटू द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज का हमारा पहला आर्टिकल है सीधे एडिटोरियल से, जिसका टाइटल है अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू गारंटी मिनिमम वेजेस। ये स्कीम जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, वीबीजी रामजी स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसी पे बेस्ड है। इस आर्टिकल में एक क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है जीन ड्रेजे के द्वारा, जो कि विजिटिंग प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रांची यूनिवर्सिटी झारखंड में। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम वीबीजी रामजी स्कीम को रिवाइज करेंगे। ये प्रपोज्ड और या फिर इंट्रोड्यूस हुआ है दिसंबर 2025 लोकसभा में, और इससे पहले इसका नाम था, मतलब जिस स्कीम को चेंज करके इसको बनाया गया है उसका नाम है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके बारे में कुछ हम फैक्ट्स या फिर करंट डेटा समझेंगे। इसका लॉन्च डेट है एक्ट जो कि पास हुआ था 23 अगस्त 2005 को, और ये केम इनटू फोर्स ऑन 2 फरवरी 2026, मतलब 2 फरवरी 2026 को ये आ गया था। इसका जो की ऑब्जेक्टिव है ये है एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटीज अनस्किल्ड मैनुअल वेज एम्प्लॉयमेंट देना। ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, जिसका मतलब है कि अगर डिमांड है तो वर्क देना कंपलसरी है, वरना अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस मिलता है। ठीक, अब इसके जो मेन फीचर्स हैं वो हैं लीगल गारंटी ऑफ वर्क विद इन 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन करने के बाद 15 दिन के अंदर इनको एक काम मिलना चाहिए। इसमें मिनिमम वेज जो है वो वर्क साइट फैसिलिटी, मिनिमम वेज इसका डिसाइड किया गया है। वर्क साइट पे जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे क्रिश है, शेड है, ये सब है। क्रिश वो होता है जहाँ पे छोटे बच्चों को रखा जाता है उनके केयर के लिए, और 60-40 वेज मटेरियल रेशियो यूजुअली होता था, मतलब कि 60 सेंटर वियर करती थी और 40 स्टेट वियर करती थी। फोकस ऑन एसेट क्रिएशन, जैसे कि गांव में वाटर कंजर्वेशन के लिए तालाब है, रूरल रोड्स हैं, या फिर इरिगेशन फैसिलिटी में भी तालाब का यूज़ होता है, तो इन्हीं सब के क्रिएशन के लिए ये मेन इसका फोकस था। अब नेक्स्ट आर्टिकल है अ बिल दैट सिक्योर्स आईपीएस ऑफिसर्स रोल इन डेप्यूटेशन। अभी हाल ही में मार्च 25 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरेशन एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 को राज्यसभा में पेश किया है। इसके बारे में कुछ हम खास बातें जानेंगे। ये जैसा कि बताया राज्यसभा में, इसको 25 मार्च 2026 को पेश किया गया, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स के हैं नित्यानंद राय, ठीक, और यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसको डिस्क्राइब किया गया है एक अम्ब्रेला लॉ की तरह, जो कि एक यूनिफाइड लेजिस्लेशन होगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ्स के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ सिंगल यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिक्रूटमेंट, डेप्यूटेशन, प्रमोशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ग्रुप ए जनरल ड्यूटी ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स अक्रॉस ऑल सीएपीएफ्स। एक सिंगल यूनिफाइड जो कि लीगल फ्रेमवर्क हो, जिसके द्वारा इनके रिक्रूटमेंट, इनका डेप्यूटेशन, प्रमोशन और सर्विस के कंडीशंस को सही तरीके से लागू किया जा सके। ठीक, इसका जो की प्रोविज़न है आईपीएस डेप्यूटेशंस के लिए, The bill explicitly fixes the share of Indian police services officers on deputation in senior rank के ऑफिसर्स के लिए इसमें की प्रोविजंस किए गए हैं, जैसे कि 50% ऑफ टोटल पोस्ट इन द रैंक ऑफ आईजी इंस्पेक्टर जनरल टू बी फिल्ड बाई आईपीएस ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन, मतलब कि जो 50% है टोटल पोस्ट का इंस्पेक्टर जनरल के लिए, उसको आईपीएस ऑफिसर्स के द्वारा ही डेप्यूटेशन के द्वारा फिल किया जाएगा। एटलीस्ट 67% ऑफ पोस्ट इन रैंक ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी को आईपीएस ऑफिसर्स के ही डेप्यूटेशन के द्वारा फिल किया जाएगा। 100% पोस्ट इन रैंक ऑफ सीनियर डायरेक्टर जनरल एंड डायरेक्टर जनरल को भी आईपीएस ऑफिसर्स के डेप्यूटेशन के द्वारा फिल किया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, जिसका टाइटल है ऑन अ विंग, सब्सिडीज विल नॉट क्रिएट डिमांड फॉर एयर ट्रेवल टू स्मॉल टाउन्स। ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली उड़ान स्कीम के ऊपर बेस्ड है, इसमें हाल ही में कुछ चेंजेस किए हैं।
तो आइए उड़ान स्कीम के बारे में कुछ समझते हैं। उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक, इसका लॉन्च डेट था 21 अक्टूबर 2016। इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। स्कीम का जो टाइप है, मतलब किस तरह की ये स्कीम है, वो होगा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, RCS स्कीम, जिसके द्वारा भारत के तमाम रीजन्स को कनेक्ट किया जाएगा। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका एम है एयर ट्रेवल को अफोर्डेबल बनाना कॉमन सिटीजन्स के लिए। ठीक, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा इन्हेंस एयर कनेक्टिविटी टू अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स स्पेशली इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़, रिमोट, हिली आइलैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे 7 सिस्टर्स हैं, वहाँ पे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, जो कि कुछ रिमोट सिटीज़ हैं, हिली हैं, आइलैंड सिटीज़ हैं, आइलैंड एरियाज़ हैं, उनके बीच में कनेक्टिविटी को बेहतर करना। ठीक, प्रोवाइड केप्ड एयर फेयर्स एंड वायबिलिटी गैप फंडिंग टू एयरलाइंस फॉर ऑपरेटिंग रीजनल रूट्स। मतलब कि वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से एयरलाइंस के ऑपरेशन को रीजनल रूट्स पे बनाना, मतलब उसको और इन्हांस करना। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, टूरिज्म, ट्रेड एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। मतलब कि इसके द्वारा जाहिर सी बात है, जब एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, रीजनल कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, टूरिज्म, ट्रेड, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसका जो की फीचर है वो है केप्ड एयर फेयर्स ऑन रीजनल रूट्स। मतलब कि एक जो एयर फेयर है, मतलब जो हवाई टिकट है, उसको केप कर दिया जाएगा, उसको फिक्स कर दिया जाएगा कि इतने तक ही आप ले सकते हैं। अभी क्या है कि जो एयर टिकट्स हैं हमारे, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो डिमांड ड्रिवन होते हैं, तो इस वजह से अब वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से एयरलाइंस को सपोर्ट किया जाएगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग भारत सरकार का लॉन्च किया गया है, जिसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग होता है कि इसको आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि एक एज अ बिजनेसमैन कुछ पैसा मैं लगा रहा हूँ, गवर्नमेंट से मिल रहा है, या मान लीजिए मैंने कहीं और से लोन लिया है, किसी तरह से मैंने अपनी फंडिंग की है, उसके बाद जो कुछ बच जा रहा है, वायबल गैप जो बच रहा है, उस गैप को गवर्नमेंट फिल करती है। कंसेशन ऑन एयरपोर्ट चार्जेस एंड टैक्सेस। मतलब एयरपोर्ट चार्जेस और टैक्सेस में कंसेशन मिलेगा, छूट मिल जाएगी आम नागरिकों को। फोकस ऑन रिवाइवल ऑफ एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स एंड स्मॉल एयरपोर्ट। मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स हैं रिमोट एरियाज़ में, उनका रिवाइवल हो जाए, और छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं जो बहुत यूज़फुल नहीं रह गए हैं, उन्हें सही करना। इस स्कीम की जो अचीवमेंट्स हैं एज ऑफ मार्च 25, 2026 ये है 663 रूट्स ऑपरेशनलाइज्ड हो चुके हैं, 95 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोडोम्स कवर किए जा चुके हैं, 3.41 लाख फ्लाइट्स ऑपरेट की जा चुकी हैं, मोर देन 162.47 ऑलमोस्ट 1.62 करोड़ पैसेंजर्स बेनिफिट। मतलब कि देश के 1.62 करोड़ आम नागरिक इस स्कीम के माध्यम से हवा में उड़ान भर चुके हैं। करंट की बात करें तो ऑन 25 मार्च 2026 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मॉडिफाइड उड़ान, ऑल्सो कॉल्ड उड़ान 2.0। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 10 ईयर्स के लिए होगा, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 टू फाइनेंशियल ईयर 2035-36 के लिए। टोटल आउटले है, बजट आउटले है इसका 28,840 करोड़। ठीक, मेजर टारगेट है इसके डेवलपमेंट ऑफ 100 नए एयरपोर्ट्स को, एग्जिस्टिंग अनसर्व्ड एयर स्ट्रिप्स को एयरपोर्ट में बदलना। कंस्ट्रक्शन ऑफ 200 मॉडर्न हेलीपैड्स स्पेशली इन हिली, रिमोट, आइलैंड एंड एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, रिमोट, हिली, आइलैंड एरियाज़ में 200 मॉडर्न हेलीपैड्स का कंस्ट्रक्शन करना। एक्सटेंडेड VGF सपोर्ट, मतलब कि 10,043 करोड़ रुपए जो है प्रपोज किए जा चुके हैं एयरलाइंस के लिए ओवर 10 ईयर्स वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से। सपोर्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट। इंडिजिनस मतलब होम ग्रोन जो एयरक्राफ्ट हैं, जो कि भारत में ही बनाए गए हैं, जैसे कि HL का डॉर्नियर है या HL का ही ध्रुव हेलीकॉप्टर है। इस तरह के जो एयरक्राफ्ट हैं, इन सभी का प्रोक्योरमेंट किया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा।
ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सपोर्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 441 एरोडोम्स। जो 441 एरोडोम्स हैं उनके ऑपरेशनल सपोर्ट और मेंटेनेंस के लिए दिया जाएगा इनको फंड। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आज के न्यूज़पेपर का सबसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, व्हेन द प्रॉमिस इज नॉट द पॉलिसी। ये आर्टिकल हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल का जिस्ट हम समझेंगे, जिसके माध्यम से पूरे आर्टिकल को हमें समझने में आसानी होगी। पहला तो है मिस सेलिंग अकर्स व्हेन बैंक्स और एजेंट्स मिसलीड कस्टमर्स, फॉर एग्जांपल सेलिंग अ पॉलिसी एज सिंगल प्रीमियम व्हेन इट एक्चुअली रिक्वायर्स एनुअल पेमेंट्स, हाइडिंग लॉक इन पीरियड्स और प्रेजेंटिंग ऑपरेशनल इंश्योरेंस एज मैंडेटरी स्पेशली ड्यूरिंग लोन प्रोसेसिंग। जैसे मिस सेलिंग कर दी जाती है इंश्योरेंस एजेंट्स के द्वारा, बैंक्स के द्वारा, कि जैसे कस्टमर को बता दिया गया कि ये पॉलिसी आप ले लीजिए, ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, एक ही बार प्रीमियम देना है, लेकिन उसमें हिडन चार्जेस अक्सर होते हैं, जैसे कि एनुअल पेमेंट हो गया, हाइडिंग लॉक इन पीरियड हो गया, ठीक है, ऑप्शनल इंश्योरेंस उसके बाद कह देते हैं लोग, इस तरह की चीज़ें, ठीक। और निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अर्ज किया है बैंक से टू फोकस ऑन देयर कोर बिजनेस ऑफ लेंडिंग एंड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ अग्रेसिव क्रॉस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस और फी इनकम। मतलब अभी बैंक्स को इन्होंने कहा है कि आप अपनी कोर बिजनेस, जो बैंक का कोर बिजनेस है वो है लेंडिंग, मतलब लोन देना, पैसे बांटना, उससे इंटरेस्ट कमाता है, यही बैंक का मेन एसेट होता है, और डिपॉजिट लेना, ताकि मतलब कि जो अग्रेसिव क्रॉस सेलिंग चल रहा है, जैसे बैंक का श्योरेंस एक चीज़ होती है, बैंक का श्योरेंस, जिसका मतलब होता है कि बैंक प्लस इंश्योरेंस, बैंक एंड इंश्योरेंस, ये मिल करके बनाते हैं बैंक का श्योरेंस। बैंक का श्योरेंस का मतलब ये है कि बैंक ऐसा, एक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है और उसके साथ कोई इंश्योरेंस कंपनी आकर के मिल गई, दोनों मिल के एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिसको हम कह देते हैं बैंक का श्योरेंस, ठीक। शी एम्फेसाइज्ड ट्रांसपेरेंसी, एक मिनट, she emphasized on transparency, customer protection and noted that such practices damage trust and fall between regulatory gaps of RBI and IRDAI। मतलब RBI और IRDAI के बीच में किसी तरह के जो है मतलब ट्रस्ट फॉल हो जाता है, जैसे डैमेज होता है, अक्सर इंश्योरेंस फ्रॉड होते हैं, उन सब चीज़ों से जो डैमेज होता है वो डैमेज इक्वली RBI को भी झेलना पड़ता है और IRDAI को भी झेलना पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये टाइटल दिया गया, व्हेन द प्रॉमिस इज़ नॉट द पॉलिसी, मतलब कि हमने जो प्रॉमिस किया पॉलिसी वैसी नहीं है, ठीक, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, फिट्जपैट्रिक क्लेम्स हिज मेडन DP वर्ल्ड टूर टाइटल। अब जो ये फिट्जपैट्रिक हैं, इन्होंने DP वर्ल्ड टाइटल जीता है, ये इनका पहला DP वर्ल्ड टाइटल है, ठीक। अब हम आएंगे, एक आर्टिकल है XRNA ऑन अ मिशन बाय वसुदेवन मुकुंद, ठीक। अब हम XRNA के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। व्हाट इज XRNA? XRNA stands for एक्स्ट्रा सेलुलर RNA। एक्स्ट्रा सेलुलर X जो है उसका मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर RNA। It refers to RNA molecules found outside the cells in body fluids like blood, saliva, urine, cerebrospinal fluid और even in the environment। मतलब कि ऐसे RNA, एक तो RNA हमारे सेल के अंदर होता है, ये ऐसे RNAs हैं जो कि बॉडी फ्लूइड्स में होते हैं, जैसे कि ब्लड में होगा, सलाइवा में होगा, यूरिन में होगा, हमारे ब्रेन या फिर हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड में फ्लूइड होती है उसमें होगा, या फिर इन्वायरमेंट में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। अनलाइक नॉर्मल RNA दैट वर्क्स इनसाइड सेल्स, mRNA एक्सेट्रा, जैसे mRNA होते हैं, मैसेंजर RNA होता है, ये सब हमारे नॉर्मल RNA की तरह होते हैं जो कि सेल में यूज़ होते हैं। लेकिन जो XRNA है ये सिक्रेटेड और रिलीज्ड बाय सेल्स एंड सर्कुलेट्स इन प्रोटेक्टिव फॉर्म्स,
जैसे कि ये सिक्रीशन के द्वारा, अब जैसे ब्लड है, ब्लड एक फ्लूइड है, ये आपको कहीं चोट लगी, ये सिक्रेशन, ये बाहर निकल आएगा। सलाइवा है, मुंह में बनता है, ये एक सिक्रेशन है, मतलब ये बाहर की ओर निकलेगा। यूरिन भी एक सिक्रेशन का ही पार्ट है। सिक्रेशन मतलब बॉडी हमारी जो किसी रिलीज करती है जो फ्लूइड्स को। इनसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स, मतलब ये एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स ईवी एक्सोसोम्स में पाए जाते हैं। बाउंड टू प्रोटीन, मतलब प्रोटीन से चिपके रहते हैं, मतलब राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से ये जुड़े हुए रहते हैं। एसोसिएटेड विथ लाइपोप्रोटीन्स लाइक HDL, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की चीज़ों से, लाइपोप्रोटीन से ये एसोसिएटेड रहते हैं। इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स लाइक mRNA, इंक RNA, सर्क RNA, tRNA फ्रैगमेंट्स, mRNA फ्रैगमेंट्स एक्सेट्रा। मतलब इन सारे RNA के जो टाइप्स हैं, इनके फ्रैगमेंट्स के साथ साथ mRNA फ्रैगमेंट्स के साथ भी ये चिपके रहते हैं। कि यूजेज इसका क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन, मतलब दो सेलों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें इनका इस्तेमाल होता है। एक्ट्स एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, मतलब सिग्नल भेजते हैं ये सब। सेल्स सेंड xRNA टू इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स को हमारे ये टारगेट करते हैं, या फिर बिहेवियर ऑफ नियर बाई और डिस्टेंट सेल्स लाइक हार्मोन्स बट विथ RNA, मतलब ये हार्मोन्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बायोमार्कर्स फॉर डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस हो रही है उसके लिए बायोमार्कर्स का, मतलब कोई बीमारी है उसके अर्ली डिटेक्शन का ये काम करते हैं। xRNA इन ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स कैन बी डिटेक्टेड नॉन इन्वेजिवली। लिक्विड बायोप्सी, मतलब बायोप्सी क्या होता है, कैंसर का डिटेक्ट करने के लिए। उसी तरह जो xRNA है, बायोप्सी में कोई बॉडी का पार्ट निकाल लिया जहाँ पे कैंसर की संभावना, या कहीं से भी, तो उसी तरह xRNA है, उसको डायरेक्ट कहीं से पार्ट कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ब्लड या फिर अदर फ्लूइड्स के माध्यम से निकाला जा सकता है। यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, अल्जाइमर, किडनी लीवर इश्यूज एंड इन्फेक्शंस, मतलब ये यूजफुल होगा हमारा कैंसर डिटेक्ट करने में, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हार्ट डिसीज के लिए, अल्जाइमर्स के लिए, किडनी लीवर के जो इश्यूज होते हैं, या फिर इन्फेक्शंस के लिए। चेंजेस इन स्पेसिफिक xRNA प्रोफाइल्स हेल्प मॉनिटर डिसीज प्रोग्रेशन और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, मतलब कोई जैसे कैंसर का ही ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी, तो उसमें कीमोथेरेपी के प्रति जो रिस्पॉन्स है हमारे सेल्स का, उसको पता लगाने के लिए xRNA का यूज़ किया जा सकता है। अब इसकी जो ड्रग्स यूज़ है वो समझते हैं। इंजीनियर्ड एक्सोसोम्स और वेसिकल्स कैरिंग स्पेसिफिक xRNA कैन डिलीवर थेरेपेटिक RNA, एग्जाम्पल cRNA, mRNA मिमिक्स टू टारगेट सेल्स फॉर ट्रीटिंग डिसीजेज लाइक कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके xRNA को ड्रग्स इसके साथ अटैच करके डायरेक्ट टारगेटेड एरिया, जैसे जो सेल्स हैं कैंसरस, उनको टारगेट करके ही कैंसर को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। अदर एरियाज जो इनके यूज़ का है वो है एग्रीकल्चर में, प्लांट माइक्रोब कम्युनिकेशन, इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड, इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड बनाने का जिससे कोई हार्म ना हो, मतलब जो ऑर्गेनिक खेती होती है उसमें यही तो किया जाता है कि इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो उसी तरह से xRNA का यूज़ करके हम खेती कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन, बैक्टीरियल xRNA, मतलब बैक्टीरिया और वो बैक्टीरिया जिस होस्ट के ऊपर जाके फीड कर रही है, उन दोनों के बीच के जो इंटरैक्शन है उसको समझने के लिए। ये है प्रोग्नोस्टिक टूल्स एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, मतलब वही हो गई कैंसर वाली बात की, उसके साथ ड्रग को अटैच करके और एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन किया जा रहा है। हमारा लास्ट आर्टिकल है जिस पे हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सी ये पिक्चर है, आप यहाँ पे देखिए, ये बहुत सारी स्पर्म व्हेल्स हैं और इसके साथ साथ यहाँ इनमें ये बीच में इनका एक बेबी है, ये उसे कैरी कर रही हैं और खुशी में डांस कर रही हैं। अब हम स्पर्म व्हेल्स के बारे में कुछ टॉपिक समझेंगे। ये लार्जेस्ट टूथ व्हेल होती हैं, मतलब इनके जो दांत होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक, और ये बहुत बड़ी व्हेल होती हैं, ठीक। एडल्ट मेल्स कैन ग्रो अप टू 52 फीट, जो एडल्ट मेल होते हैं वो 52 फीट तक लंबे बढ़ सकते हैं और इनका वजन 45 to 50 टन हो सकता है। हैवियर देन 700 पीपल कंबाइंड, 700 मनुष्यों से के वजन से भी ज़्यादा। ह्यूज हेड, इनके हेड बहुत बड़े होते हैं और ये 1/3 ऑफ देयर टोटल बॉडी लेंथ का होते हैं।
ब्रेन सबसे बड़ा होता है इनका। दे हैव द लार्जेस्ट ब्रेन ऑफ एनी एनिमल ऑन अर्थ। ये 5 से 6 गुना ज़्यादा हैवियर होते हैं ह्यूमन ब्रेन से, जो कि लगभग 8 से 9 किलोग्राम होता है। सबसे ज़्यादा देर तक ये अपनी सांस रोक सकते हैं, लगभग 90 मिनट तक ये जा सकते हैं। इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पर्म व्हेल्स का हैव वन ऑफ द वाइडेस्ट ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशंस अमंग मरीन मैमल्स मतलब जो समुद्र में रहने वाले स्तनपाई जानवर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन इनका है। दे आर फाउंड इन ऑल डीप ओशियंस, सारे गहरे ओशियंस में वर्ल्ड वाइड ये पाए जाते हैं। From the equator to the edge of pack ice in both Arctic and Antarctic regions, except the Black Sea, presence uncertain in Red Sea। मतलब ब्लैक सी और रेड सी को छोड़ के पूरी दुनिया में इक्वेटर से लेके आर्कटिक रीजन तक या फिर अंटार्कटिक रीजन तक सब जगह ये पाए जाते हैं। प्रिफर्ड हैबिटेट इनका क्या है? दे मेनली इनहेबिट डीप ऑफ शोर वाटर्स डीपर देन 1000 मीटर्स और 3300 फीट, मतलब 1000 मीटर्स की ज़्यादा गहराई तक ये अपना रहना पसंद करती हैं। बहुत नीचे 1 किलोमीटर समुद्र तल से नीचे। स्पेशली अराउंड कॉन्टिनेंटल स्लोप्स, सबमरीन कैनियंस, ट्रेंचेस एंड एरियाज विद स्ट्रॉन्ग ओशियन करंट्स अपवेलिंग्स दैट सपोर्ट रिच फूड सोर्सेज। जो स्ट्रॉन्ग ओशियन करंट्स होती हैं उसमें छोटी मछलियाँ जो इनका आहार है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ये उन सब जगहों को अपने हैबिटेट के लिए प्रेफर करते हैं। जो की रीजन है इसका, कॉमनली फाउंड इन मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, सी ऑफ ओखोस्टक एंड डीप वाटर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया एंड मेजर ओशियन बेसिन। इन सभी जगहों पे ये पाए जाते हैं। थैंक्स फ्रॉम माई साइड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।